गया है जिस तरह से आपने कहा था राज्यसभा के अंदर, तो स्लॉग ओवर का दूसरा चक्का हो गया है। आप बहुत याद रखते हैं दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हंसी आ रही है कि आप याद रखते हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार गरीबों की सरकार है, ईमानदारी से काम किया है, और आपके चैनल और आपके स्वयं के अनुभव का लाभ लेते हुए मैं कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं। आज भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में देश में टैक्स देने वालों का संख्या 80% बेस आगे बढ़ा है। 6.5 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपया आज लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, ध्यान रखिए, और संख्या लगभग 3 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हो गई है। जीएसटी में 1 लाख करोड़ रुपया अभी जनवरी में आए हैं, जिनको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहा करते थे। ये कैसे हुआ? ईमानदारी से काम करने से, शासन अच्छा करने से। अब जब पैसा आया तो हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। 5 लाख तक जो हमारे लोग आमदनी करते हैं, मध्यम वर्ग के लोग, उनको कह रहे हैं कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप अपना 1.5 लाख और जमा ठीक से करोगे तो आपको 6.5 लाख में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको जो टीडीएस कटता था वो भी डबल आपको दे दिया। अगर आप एक मकान के 2 मकान बेचोगे उसमें भी टैक्स ने आपको राहत दिया। आपने देखा, हमने रेडी वाले, पटरी वाले, ऐसे जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, उनको लगभग 15 करोड़ को लाभ दिया है पेंशन का, और किसानों को लाभ दिया है, बताया आपने 6,000 रुपया। लेकिन ये सब हम तब कर रहे हैं जबकि देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नियंत्रित में है, महंगाई नियंत्रित में है, पूंजी निवेश हो रहा है, तो भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है। तो ये समझने की जरूरत है, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, मध्यम वर्ग के लिए काम करती है, डिजिटल इंडिया भी करती है, स्टार्टअप इंडिया भी करती है, आयुष्मान भारत भी करती है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है। अगर कोई हमारी तरफ देखता है तो ये हमारी सरकार है। एक सर्जिकल स्ट्राइक की बात राहुल गांधी ने भी की है, और उनका कहना है कि 2 महीने बाद सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है, यानी वो आम चुनाव की तरफ इशारा कर रहे थे। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी के जुबान पर भी अब सर्जिकल स्ट्राइक शब्द चढ़ गया है? तो आपको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी फिल्म के बाद, ये वाली सर्जिकल स्ट्राइक भी सफल होगी, बजट वाली जो मोदी सरकार ने की है? वैसे आज मैं उनको लोकसभा में देख रहा था दीपक जी, शायद आप भी दिखा रहे होंगे, तो बजट की घोषणाएं हो रही थी तो उनको सर्जिकल स्ट्राइक पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था, और उनका चेहरा जो बता रहा था वही सर्जिकल स्ट्राइक बता रहा था। लेकिन आज अगर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही तो अच्छा लगा। एक समय देश की शहादत पर सबूत मांगने वाले राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं। और याद करिए, यही राहुल गांधी के इशारे पर कपिल सिब्बल लंदन गए थे, जहां से एक विदेशी एजेंट भारत के चुनाव पर सवाल कर रहा था। उस समय राहुल गांधी ने कोई सबूत नहीं मांगा था उससे कि किस आधार पर तुम मुंह छुपा के बात कर रहा था। तो राहुल गांधी के खिलाफ तो स्वयं ही टैक्स के मामले बहुत चल रहे हैं। अब क्या बात कही जाए, आप बताइए मुझसे। वो हाईकोर्ट से स्टे पर हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो वो टैक्स का मामला है, छोड़ दीजिए। अभी वो अपने टैक्स की चिंता करें, देश की टैक्स की चिंता हम कर रहे हैं, मध्यम वर्ग की, गरीबों की, और उनको राहत दे रहे हैं। देश की टैक्स की चिंता आपने कर ली, चूंकि आपने एक दिलचस्प प्रसंग ईवीएम का छेड़ दिया है कि किस तरह से कपिल सिब्बल लंदन गए थे। मैं आपको बता दूं कि आज बजट पास हुआ, सभी लोगों को बजट पर प्रतिक्रिया देनी थी, विपक्षी पार्टियों ने दी भी, कांग्रेस पार्टी ने भी दी, लेकिन राहुल गांधी आज प्रमुखता से एक बैठक में गए, वो ईवीएम को लेकर थी। तो क्या बजट की आलोचना करने के लिए पर्याप्त मसाला विपक्ष को मिला नहीं, इसलिए वो ईवीएम की बैठक कर रहे थे आज? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं जो मैंने पहले भी कहा था। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आशीर्वाद थे, तो ईवीएम ठीक था। मायावती जीती 2007 में यूपी में, तो ईवीएम ठीक था। अखिलेश यादव जीते 2012 में यूपी के सीएम, तो ईवीएम ठीक था। केजरीवाल जी जीते, नीतीश कुमार जीते, तो ईवीएम ठीक था। ममता जी जीती बंगाल में 2 बार, तो ईवीएम ठीक है। अमरिंदर सिंह जीते वहां पर पंजाब में, तो ईवीएम ठीक है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ईवीएम ठीक है। केरला में वामपंथियों की सरकार बन गई, तो ईवीएम ठीक है। तो जब वो जीते तो ईवीएम ठीक, और जब मोदी जीते, बीजेपी जीते, तो ईवीएम खराब। तो इसका मतलब 2 महीने बाद अपनी हार का बहाना, दीपक जी, ये सब लोग अभी से ही ढूंढ रहे हैं।
रविशंकर जी, याद करिए, मैं आपके चैनल पर इस बात को बस एक बात कह दूं जी, आज से 1.5 साल पहले याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने इन लोगों को चैलेंज किया था कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आप आइए, 3 दिन तक इसको हैकिंग करके दिखाइए, कोई नहीं गए थे। तो इन लोग क्या बोले, इन लोगों की बात आप भी समझते हैं इस बात को। मैं ये जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो आइडिया 2017 में इकोनॉमिक सर्वे में आया था और जिसको राहुल गांधी ने रायपुर के अंदर पिक किया, उस पर बीजेपी और सरकार की क्या राय है? क्या आपको लगता है कि न्यूनतम आय दी जानी चाहिए लोगों को, या फ्री बी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा लग रहा था कि शायद इस बजट में इसको लेकर आया जाएगा। देखिए, इसके बारे में दोनों चीज देखनी पड़ेगी। जो गरीब हैं उनको रास्ता दिखाना चाहिए, उनके लिए रास्ता बताना भी चाहिए। आपने देखा आज हमने किया कि नहीं किया, रेडी वालों के लिए, पटरी वालों के लिए। इसके पहले हमने मात्र 2 रुपये प्रति महीने में 12 रुपया साल में, 1 रुपये प्रति महीने में 12 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस किया कि नहीं किया। और 344 रुपये में अगर आपकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख मिलेगा, वो किया कि नहीं किया। ये सब किया है, फिर ये भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ और क्या करना है, डिजिटल इंडिया भी करना है, देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाना है। मैं इलेक्ट्रॉनिक का मिनिस्टर हूं, 2 से मोबाइल फैक्ट्री आज 268 हो गई है कंपोनेंट के साथ। आज चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बन गया है। 5 लाख लोगों को नौकरी मिलती है। आज हमने मुद्रा योजना में लगभग 7.5 लाख करोड़ 15 करोड़ लोगों को दिए हैं, जिसमें 4.5 करोड़ पहली बार उनको लोन मिला है। उनको अवसर दिया है कि नहीं दिया, मुझे ये बताइए। कॉमन सर्विस सेंटर में आज हमारे 12 लाख बच्चे गांव में डिजिटल सेवाएं देते हैं 3 लाख सीएससी के माध्यम से। ये सब अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आज आप देखिए, ये जो हमारा डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, 34 करोड़ जनधन अकाउंट, 123 करोड़ आधार, 121 करोड़ मोबाइल फोन, तीनों को जोड़ करके हमने लगभग 6 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1.25 लाख करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। तो ये देश को हम मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से। आज वित्त मंत्री ने कहा कि ये नींव रखी गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि नींव तो पिछले 5 साल से रखी जा रही है, और कितनी बार नींव रखेगी ये सरकार? नहीं, मैं इस पर थोड़ा क्लैरिफाई करूंगा। 58 साल कांग्रेस की सरकार थी, इतना घून खा गया था मामला देश में कि उसको सुधारते सुधारते 2-3 बार लगा, इस बात को समझिए। और जहां भारत की इकोनॉमी, दीपक जी आप स्वयं अर्थशास्त्र को समझते हैं ना, भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 थी कि नहीं थी, याद है ना आपको? दुनिया में फ्रेजाइल 5 कब गिर जाएगी, भारत से पैसा बाहर जा रहा था। आज उस अर्थव्यवस्था को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहती है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, सबसे अधिक पूंजी निवेश डॉलर में, $200 बिलियन प्लस। तो ये देखिए हमने करके दिखाया है। तो आशा बनती है, तो गरीबों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं और मध्यम वर्ग के लिए भी काम करते हैं। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादकता, हाईवे, बिजली लगाना गांव में, डिजिटल इंडिया, ये सारे कार्यक्रम करते हैं। आखिरी 2 सवाल आपसे। 5 लाख की बात अरुण जेटली जी ने बहुत पहले कही थी जब वो विपक्ष के नेता हुए करते थे। क्या बीजेपी को अपना वादा याद था कि हमने 5 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट रखी, यानी 5 लाख से ज्यादा जिसकी आय होगी उसी को टैक्स देना पड़ेगा, 5 साल से कम नहीं? तो ये उसी का परिणाम है कि आज 5 लाख तक की छूट दी गई है इनकम टैक्स में? बिल्कुल हम लोग की सोच थी, लेकिन एक बात जानिए कि सोच होनी भी चाहिए और उसको लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए। हम लोग चिदम्बरम और राहुल गांधी नहीं है, क्षमा करिए, कि बोलते गए और हुआ कुछ नहीं। वो कुछ हजार करोड़ रुपए का लोन माफ करते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में हुआ है क्या? आप दिखा रहे थे ना अपने चैनल पर कि 2 लाख की जगह पर 2,000 रुपए माफ किया गया है। अभी तक आपका प्रदेश है वो, क्या कर्नाटक में अभी तक लोन माफ हुआ है क्या? हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जब भारत की अर्थव्यवस्था, आज जब मैंने बताया ना कि टैक्स देने वालों की संख्या दुगनी हो गई, टैक्स बेस 80% भाग गया। आज जब 6 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स आने लगे, जीएसटी में पैसा आया, तो हम दे रहे हैं। इसीलिए आज क्या कहा पीयूष जी ने कि देश के टैक्स पेयर्स का हम सम्मान करते हैं, कि देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। टैक्स वाले जागे, पैसा आया तो हम उनके लिए राहत दे रहे हैं। ठीक है, 10 साल का विजन आपने दिया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिशन 2020 की बात की जाती थी। आप 2030 की बात कर रहे हैं। 2030 का जो विजन दिया है, क्या ये बताने की कोशिश है इस बजट के माध्यम से कि सरकार के पास अगले 10 साल का रोडमैप भी तैयार पड़ा हुआ है? बिल्कुल। हम अगले चुनाव के लिए नहीं काम करते हैं माननीय दीपक चौरसिया जी। आप याद करिए, मोदी जब से सत्ता में आए स्वच्छ भारत करना है। गांधी जी की याद में 150 ईयर उनकी एनिवर्सरी हो रही है इस साल 2 अक्टूबर को। एक आंकड़ा आपके दर्शकों के लिए, 47 से लेकर 25 मई 2014 तक देश के गांव में 6.25 करोड़ शौचालय बने। मोदी जी के 4.5 साल में 9 करोड़ शौचालय बने। बताइए इसका क्या जवाब है? ये वही सरकार है ना, वही सिस्टम है ना। मैंने अभी आपको डीबीटी और जनधन के बारे में बताया। तो हम ये विजन लेके चलते हैं कि, और विजन के बीच में 3 बातें एक है। नंबर 1, भारत के गरीबों की चिंता करना। नंबर 2, भारत के पूंजी निवेश आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना। नंबर 3, भारत की आर्थिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो या स्पेस हो, इसको आगे करना। भारत की सामरिक सुरक्षा को मजबूत करना। 3 लाख करोड़ रुपया दिया है आज हमने बजट में, हाईएस्ट देश की सुरक्षा के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए। और सबसे बड़ी, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना। आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत, सांस्कृतिक ताकत और आध्यात्मिक ताकत भी, इसलिए योगा की बात आती है। यह हमारा विजन है। आखिरी सवाल सर, आज जो कांग्रेस ने ट्वीट किया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि किसान के लिए सरकार की जेब से निकले तो 17 रुपए रोज के। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे लेते हैं? क्या 17 रुपए का जो आंकड़ा कांग्रेस बता रही है वो जायज है? क्योंकि 6000 को उन्होंने 365 से डिवाइड किया है। इससे बड़ी बेरुखी और बेशर्मी की बात कुछ हो नहीं सकती है। 58 साल थे ना सत्ता में, वो कुछ किया उन्होंने? देश के गरीबों को गरीब बनाया और किसानों को बनाया। दीपक जी, ये 6000 रुपये है। इसके अलावा छोटे किसानों के लिए मनरेगा भी है, अटल पेंशन योजना भी है और सुरक्षा योजना भी है जो मैंने बताया आपने 2 लाख रुपये की। उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है और बाकी किसानी के लिए जो बाकी योजना है सब कुछ है। और ये 6000 रुपये जब भी उत्पादन का समय आएगा किसानी के लिए, तो बीज के लिए, खाद के लिए, बाकी में इसका उपयोग किया जाएगा ना। आज भी कितने किसान हैं जिनकी वार्षिक आय 3000, 2500 रुपये है, लेकिन राहुल गांधी से किसानी क्या समझें? याद है ना, इनके पिताजी के बारे में एक कहानी मालूम है राजस्थान की आपको। वहां घूमने गए थे तो किसानों से पूछा कि ये बताओ हरे मिर्चे का रेट क्या है, लाल मिर्चे का रेट क्या है? तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा लाल मिर्चा तो हरे मिर्चे से महंगा है, तुम लाल मिर्चा ही क्यों नहीं उगाते हो? अब उनको ये मालूम ही नहीं है कि लाल मिर्चा हरे मिर्चे को सुखा के होता है। तो ये किसानी कहां से आएगी दीपक बाबू? तो राहुल गांधी के बारे में इतना ही मैं कहना चाहूंगा। तो ये एक गेम चेंजर बजट है सर, चलते चलते। बिल्कुल है, लेकिन ये गेम चेंजर सिर्फ इसी बजट पर नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, भारत का मान और हमारे 4.5 साल का काम गरीबों के लिए और देश के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक, सुरक्षा के लिए, पाकिस्तान की कमर तोड़ा है हमने, आतंकवादियों की कमर तोड़ा है हमने। आज चलते चलते आपके चैनल पर एक ही बात कहूंगा, 4.5 साल में कोई आतंकवादी हिम्मत नहीं कर पाता, करते हैं तो कमर तोड़ देते हैं। सही में 400 लोग निपट गए ना कश्मीर में, तो ये हिम्मत हम करके दिखाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्थिक अपराधियों कैसे चले आ रहे हैं दुबई से, छन छन करके एक से एक दलालों की टोली चली आ रही है दिल्ली में, देख रहे हैं ना आप? तो ये हमारी हिम्मत है और बजट का भी काम करते हैं और अगले चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और 14 से भी अधिक हम मतों से जीतेंगे, हमारा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी। तो ये थे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो बजट पर अपनी खास प्रतिक्रिया दे रहे थे इंडिया न्यूज को। उनका साफ मानना है कि जैसे जैसे बजट के प्रपोजल्स पीयूष गोयल पढ़ रहे थे, राहुल गांधी के चेहरे पर से लग रहा था कि उन पर ही सर्जिकल स्ट्राइक हो